बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। आज जो सा हमने पढ़ना है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, इसका ये मतलब है। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास डार्क रिएक्शन भी है। इससे डार्क रिएक्शन से या क्वेश्चन आ जाए या यूं पूछ ले डार्क रिएक्शन तब भी यही लिखना है, लाइट इंडिपेंडेंट पूछ ले तब भी यही लिखना है, डार्क रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। ये तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है, केल्विन साइकिल, और इसके तीन ही क्या है हमारे पास नाम। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये क्या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा नाम डार्क रिएक्शन क्योंकि लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि ये रात को होगा, ये होगा दिन को ही, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, लेकिन ये जो सा इसमें लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए डार्क रिएक्शन कहेंगे। केल्विन साइकिल क्योंकि इसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था, मेल्विन केल्विन, इसीलिए इसे केल्विन नाम दे दिया। और आगे क्या साइकिल क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसे साइकिल नाम दे दिया। अब हम इसी के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास जो सा मेल्विन ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये भी कहाँ होगा हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आते हैं, थैलाकाइड, जो मिलकर ग्रेना बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थैलाकाइड, और थैलाकाइड की मेम्ब्रेन पर हमारे पास जो सा रिएक्शन होता है वो लाइट डिपेंडेंट है। ये कुछ बना ली मैंने। बाकी इस तरफ जो सा इसका फ्लूइड होता है जिसे स्ट्रोमा कहेंगे, जिसे स्ट्रोमा कहेंगे, उधर क्या होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना, लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या है हमारे पास, फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये जो सा हमारे पास रिएक्शन होता है कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। और ये याद रखना इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होगी, वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास क्या है, CO2 क्या होगी, यूज होगी। अगर हम सिंपल इक्वेशन देखें हमारी फोटोसिंथेसिस की, तो वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट। सनलाइट के बाद हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और हमारे पास साथ होगा C6H12O6 बनेगा, और ऑक्सीजन बनेगी, और वाटर। ये जो सा हमारे पास होता है ऑक्सीजन। अच्छा, बाज़ औक़ात हम इसे क्या लिखेंगे, 6 12 6 और 6। बाज़ औक़ात यूं होता है हम ये 12 वाटर की जगह इधर क्या लिख देते हैं, हम लिख देंगे 6 वाटर। इधर कितने लिख देंगे, 6 वाटर, क्योंकि जो से 6 इधर वाले ये वाटर को खत्म कर देंगे, क्योंकि इधर 12 थे ना, 12 में से 6 दोबारा प्रोडक्ट में बन रहे हैं, हमने वही 6 खत्म कर दिए, इधर 6 लिख दिए, यानी इधर एक्स्ट्रा 6 यूज हो रहे हैं। तो इसलिए बाज़ इक्वेशन में यूं लिखा होता है, तो आपने उधर टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे गलत लिखी है, क्या बात है। हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने जो सा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पर है उसमें हमारे पास वाटर यूज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई, सनलाइट भी यूज हो रहा है। अब जो सा हमारे पास डार्क रिएक्शन है, इसमें क्या यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और ग्लूकोज बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या बनानी है, ग्लूकोज। तो इसी को अब हमने देखना है कि ये किस तरह रिएक्शन बनता है। तो इसीलिए जो सा डार्क रिएक्शन में उसमें यूज क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगा क्या हमारे पास, ग्लूकोज, C6H12O6। और ये याद रखना जो सा हमारे पास लाइट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बने थे, वो थे हमारे पास ATP और NADPH। ये दोनों जो हैं ये यूज होंगे कहाँ, इस डार्क रिएक्शन में। अगर ये ना बने तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा, इसीलिए डार्क रिएक्शन के लिए जरूरी है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के लिए जरूरी है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि उसमें ये चीजें बनती हैं और ये इस रिएक्शन के लिए जरूरी है। अब हम वही जो सा सर्कल है वो बहुत इजी फॉर्म में समझते हैं कि किस तरह वो हमने बनाना है, केल्विन साइकिल।
मैं इधर रफ पर भी बनाता हूँ, इधर साइकिल भी बनाते जाएंगे। अब रफ से हम क्या करते जाएंगे, इसे जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हम रफ पर भी कुछ सोल्व करते हैं और कुछ नीट पर। तो इधर हम जो सा इधर लिखेंगे वो सर्कल की फॉर्म में वो लिखेंगे जो बुक में लिखा हुआ है, और इधर हम रफ की फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमें ये सर्कल बनाने में आसानी होगी। तो हमारे पास फर्ज कर लो सबसे पहले क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या होगी, कार्बन होगी। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, एक इस तरफ लगा हुआ है, एक इस तरफ। ये एक चेन मैंने बनाई है। इस तरह की हमारे पास कितनी चेन है, 3 चेन है। तो एक और बना लेते हैं इसी तरह की, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपने ये रफ पर साइड पर बना लेना है। ये कितने हो गए हमारे पास, 3 चेन होगी, कितनी, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और साथ में 2 क्या है, दोनों तरफ हमारे पास लगे हुए फॉस्फेट। अब 2 लगे हैं इसलिए इसे बाई नाम देते हैं, बाई फॉस्फेट वो हो गया। तो अगर इसकी अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखें तो वो हमारे पास बन दिया RUBP। RUBP एक ये कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम क्या है, RUBP की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट। राइबोलोस बाइफॉस्फेट, बाई मीन 2 होता है, डाई मीन भी 2 होता है, बाई मीन भी 2 होता है। तो इसमें 2 फॉस्फेट है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम याद कर लेते हैं RUBP। ये कितने हमारे पास, 3। ये भी हमने इस तरफ रफ बना रहे हैं। अब हमने इधर मेलवन साइकिल स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, ये जहां मैंने कार्बन लिखे हुए हैं आपके बुक में इस तरह सर्कल की फॉर्म में बने हुए हैं। तो हम कितने बनाएंगे, ये 5 2, आप बेशक इसके ऊपर लिख भी सकते हो कि ये कार्बन है, 3 4, 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या हो गया, 5, 1 2 3 4 5। इनको आपस में क्या कर देना है, हमने मिला देना। और इस तरफ हमारे पास क्या होगा, फॉस्फेट, और इधर भी क्या होगा हमारे पास, फॉस्फेट। आपने सबसे पहले इस तरह क्या कर लेना है, बना लेना है। हमारे पास ये 5 कार्बन और साइडों पर 2 जोन से क्या लगी है, फॉस्फेट है। यानी RUBP की कितनी चेन है, 3 चेन है। तो हमने इधर 1 बनाई है। अब हमने इधर 3 नहीं बनानी, ये तो रफ पर हमने 3 बनाई नहीं है। अब हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो ये लाइन मैं इधर खत्म कर रहा हूं। तो इधर हम क्या कर देंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितनी चेन है हमारे पास, 3 होगी। रफ पर तो हमने इधर 3 बनाई है क्योंकि आपको समझ लग जाए, लेकिन जो सा आपने इधर सर्कल बनाना है उसमें आपने 3 से उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि कितनी होगी हमारे पास चेन, 3 होगी। जो सी RUBP की चेन है वो कितनी है, 3 है। तो इधर हमने वो 3 बना दिया। और कार्बन कितने हैं इसमें, 5 है। अब ये कितने हमारे पास, जो सा RUBP किया, ये 3 चेन है। अब इसमें कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने नजर आ रहे हैं, सब में 5। अब हमारे पास ये जो सा केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है ग्लूकोज को बनवाना। क्या बनाना है, ग्लूकोज को। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन इसके पास कितने हैं, हमारे पास 5 है। तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जिसके नतीजे में कार्बन कितने हो जाएंगे, इसके पास 6 हो जाएंगे। तो ये इधर से मैं सर्कल यूं बना रहा हूं, ये इस हमारे पास इधर तक बना लेते हैं। अब इधर से ये क्या कर रहा है, इधर से ये ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या ले रहा है हमारे पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो सा कार्बन है वो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो कितने हो गए हमारे पास, 6। अब हमने इसे अटैच रफ पर करके देख लेना है। हमारे पास ये इधर से एक PP अब ये हटा दो, और इधर भी क्या आ गया, एक कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी, और इधर क्या आ गया, फॉस्फेट आ गया, इधर भी फॉस्फेट और इधर भी फॉस्फेट। अब ये हमारे पास बन गए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन आ गए हमारे पास। और एक इसमें कार्बन ऐड हुआ, एक इसमें और एक इसमें, 3 कार्बन ऐड हो रहे हैं। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 3। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से।
तो ये हमारे पास इधर तक अभी साइकिल बन गया। हमारे पास सबसे पहले RUBP में कितने कार्बन थे, हमारे पास 5 थे। हमें पता है ग्लूकोज में 6 होते हैं, तो एक कार्बन सब में ऐड करते जाएंगे। वो कार्बन कहां से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी तीनों चेन में एक एक कार्बन ऐड कर देगा। अब ये हमारे पास कितने बन गए, 6 कार्बन वाली 3 चेन बन गई। अब ये जो सी चेन है इसके बारे में इस साइकिल में आपके नहीं लिखा हुआ। ये जो सा होता है जैसे ही बनता है ये अनस्टेबल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये दरमियान से क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। यानी 3 कार्बन के बाद ये इधर से क्या हो गया, टूट गया। ये इसकी 3 कार्बन ये इधर से टूट गया, ये इधर से क्या हो गया, टूट। ये अनस्टेबल होने की वजह से फौरी तौर पर क्या आ जाता है, टूट जाता है। अब हमारे पास ये कितने सेट बन गए, हमारे पास एक सेट ये बन गया, एक ये बन गया, 2, एक ये बन गया हमारे पास 3, 4, 5, 6, यानी 3 कार्बन वाले अब हमारे पास 6 सेट बनेंगे। तो इधर मैं इसी जगह पर इसी को एक को उठाकर सिंबल को लिख लेता हूं। ये याद रखें ना, जो सा आपकी बुक में नीट लिखा हुआ उधर कार्बन की जगह पर इस तरह सिंबल शो किया हुआ, आप बेशक कार्बन भी उसके ऊपर लिख सकते हो। तो मैं इसी को उठाकर इधर लिख देता हूं। हमारे पास जो सा आगे बना वो क्या है, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3 कार्बन और 7 क्या बन गया हमारे पास, फॉस्फेट जो सा एक अटैच था। अब 3 कार्बन वाले हमारे पास कितने सेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए हमारे पास, 6। तो इसे मल्टीप्लाई अब करेंगे 6 से। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। इसके बाद ये अभी कार्बन और ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन यूज हो रहा था, इधर कार्बन और ऑक्सीजन यूज हो रही है। हाइड्रोजन का अभी इसमें जिक्र नहीं है हमारे पास, यानी ये चीज है अभी और ये वाली, लेकिन हाइड्रोजन अभी नहीं है। तो अभी हमें किस चीज की जरूरत है, हाइड्रोजन की। वो हाइड्रोजन हमारे पास कहां से आएगा, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एक बना था NADPH, तो इधर से हमने H लेना है इससे, और इसे H देने के लिए इधर एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी, ATP से आएगी। तो आपके पास अब इधर क्या होगी, एनर्जी ATP यूज होगी और NADPH। तो वही हम इधर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। इधर से हमारे पास क्या आया, ATP, ये कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें फिर एनर्जी देने के बाद ADP और फॉस्फेट अलग हो जाएगा। और इधर से हमारे पास ये याद रखना, जो से ATP है ये भी कितने यूज होंगे, 6, और इधर जो सा ADP वो भी कितने, 6, क्योंकि ऊपर हमारे पास कितने हैं, 6 सेट बने हैं। ये कितने सेट है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपने याद रखना। तो इधर भी 6 यूज होंगे, और इधर 6 NADPH, और इसमें से H ये दे देंगे इस चेन को, हर चेन को हाइड्रोजन देते जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो से बचे वो होंगे हमारे पास 6 NADP पॉजिटिव। इसमें से जो सा हाइड्रोजन है ये क्या हो रहा है, अब इनके अंदर ऐड हो रहा है। अब इसके बाद ऐड होने के बाद इसे हम, इसका जो सा नाम है, इस चेन का नाम है हमारे पास है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो सा हमारे पास चेन है इनका नाम क्या है, ये जो सी चेन बनाई इनका नाम क्या, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि इसमें फॉस्फेट भी है और ये 3 कार्बन है, इसे क्या मैंने नाम दे दिया, ग्लिसरिक एसिड। यानी इसमें अभी हाइड्रोजन ऐड नहीं है। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड होने के बाद तो हमारे पास अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब नाम इसका क्या हो गया, चेंज, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो यही हम अब अगला स्ट्रक्चर इसी तरह ही बनाएंगे, यही बना देंगे हम। 3 का क्या होंगे हमारे पास, कार्बन, और इधर क्या हो गया हमारे पास, फॉस्फेट, और ये भी कितने हैं हमारे पास, 6 ही हैं अभी। बस आपने इधर इसका नाम चेंज कर देना है। इधर क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब एल्डिहाइड क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। और इधर हमने इसे नाम दिया हुआ था, इसे नाम दिया था ग्लिसरिक एसिड। जो सा हमारे पास ये बना हुआ है, ये हमारे पास क्या था, फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड। तो इसका नाम हम 3 फॉस्फोरिक ग्लिसरिक एसिड, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि इसमें
फॉस्फेट भी तो अटैच है। अब ये हमारे पास 6 सेट बने और इनमें हाइड्रोजन भी क्या हुई पड़ी है, ऐड हुई पड़ी है, इसलिए मैं ऊपर H डाल रहा हूं। अब ये एल्डिहाइड बनी है, हमारे पास क्या बनी है, एल्डिहाइड। तो इन्हीं 6 में से जो सा एक सेट है, इन्हीं 6 में से जो सा एक सेट है वो साइड पर हो जाता है, वो साइड पर होकर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाता है। तो हमारे पास ये जो से सेट है, इन्हीं में से 6 में से एक क्या आ जाएगा, साइड पर हो जाएगा। बाकी कितने बचे, 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, बाकी कितने बचे हमारे पास, 5। तो हम इसे यूं बना सकते हैं, हमारे पास इधर से एक क्या हो गया, साइड पर हो गया, कितने वाला है, यही जो सा हमारे पास ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट था, 2 3। ये किसके लिए जा रहा है, हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए। अब इसमें जो सा हमारे पास ये कौन सा है, हमारे पास 3 कार्बन वाला है। ये कि इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, ये हमारे पास कितने इसके अंदर कार्बन है 3, लेकिन ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक साइकिल अभी हो रहा है, तो इसमें अभी ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब दूसरा साइकिल ये कंप्लीट होगा तब जाकर ग्लूकोज कंप्लीट बनेगा। अभी 3 कार्बन मिल रहे हैं, अब नेक्स्ट जो सा इसी तरह का साइकिल होगा उसमें 3 मिलेंगे, जिससे हमारे पास 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बन जाएगा। अब ये जो सा 3 तो इधर चले गए, बाकी हमारे पास कितने बचे, 5 बचे। तो हमने यूं ही लिखना है, हमारे पास जो सा ग्लेसर एल्डिहाइड वो कितने बचे, 5। तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक चले गया, बाकी कितने बचे हमारे पास, 5 बचे। अब इन्हीं 5 को जो सा हमारे पास ये बने हुए हैं, इन्हीं को एटीपी क्या करते हैं, ये एटीपी को यूज करते हैं और दोबारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो इनका बना हुआ था। वो कौन सा था, अगर हम इसे काउंट करें, ये हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाले कितने हैं, 5। ये 3 कार्बन वाले 5 सेट हैं। ये अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, यानी कार्बन हमारे पास 3 है और सेट कितने हैं, 5। तो 5 को और 3 को हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 15 आ जाएगा। कितने कार्बन आ जाएंगे, टोटल 15। अगर हम इस अरेंजमेंट में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितने हैं, 5 कार्बन वाली चेन है, सेट 3 है। हमारे पास कितने, 5 कार्बन वाली चेन है, सेट कितने हैं, चेन 3 है। चेन हमारे पास 3 है, कार्बन 5 वाले हैं, और इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 15। लेकिन इसमें अरेंजमेंट उसकी 3 कार्बन वाली चेन बनी हुई है, इधर अरेंजमेंट वो अपनी दोबारा ओरिजिनल कर लेते हैं, कौन सी, 5 कार्बन वाली 3 चेन। तो ये अपनी अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, यूज होगी एटीपी। तो इधर हमारे पास क्या यूज होगी, एटीपी। एटीपी जैसे यूज होगी तो हमें पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी प्लस पीआई में। तो ये हमारे पास जो सा एक केल्विन साइकिल है, इससे आपने इस तरह रफ पर भी बनाते जाना और ये नीट पर, ताकि आपको आसानी रहे कहीं मिस्टेक। अब हम इसे बुक से देखने लगे हैं, हमारे पास जो सा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसके बारे में क्या लिखा, ऑन द लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस, 2 चीजें प्रोड्यूस होती हैं लाइट डिपेंडेंट में, एक एटीपी और एक NADPH। वो इसी में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में यूज होंगी। हमारे पास क्या रहेगा, ऑन द लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस एटीपी और NADPH आ फोटोसिंथेटिक सेल। किसके ऊपर बनेगा, फोटोसिंथेटिक सेल जो से हमारे पास है मेसोफिल सेल हो गया, यानी जिसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, और उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो यही लिखा, फोटोसिंथेटिक सेल कैन फिक्स, वो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ही हो रही है, टू सिंथेसाइज, क्या बनाने के लिए, शुगर मॉलिक्यूल, क्या बनाने के लिए, शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। दीज रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली ऑन लाइट, ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली करता है। तो इसलिए ये डायरेक्टली नहीं करता, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इसका ये मतलब ही नहीं ये अंधेरे में होता है, ये सिर्फ लाइट को डायरेक्ट डिपेंड लाइट के ऊपर नहीं करता। द सीक्वेंस, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लाइट, इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इट टेक प्लेस, ये पाया जाता है स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा किसे कहते हैं, फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो सा फ्लूइड है उसमें पाया जाता है।
द सीक्वेंस जो सी तरतीब है ऑफ रिएक्शन इन दिस फेस जो सी इस रिएक्शन की तरतीब है वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय मेलविन कैल्विन। किसने डिस्क्राइब की थी? मेलविन कैल्विन और इसके जो से कोलीग यानी फ्रेंड वगैरह थे उन्होंने डिस्क्राइब की थी, इसीलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। एंड हिज कोलीग जो से कोलीग थे सो इट इज नोन एज कैल्विन साइकिल एज वेल, इसीलिए इसे हम जानते हैं कि इस लिहाज से कैल्विन साइकिल से ये जो सा साइकिल बना हुआ है इसका नाम क्या है? कैल्विन साइकिल, क्योंकि मेलविन कैल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसकी रिएक्शन की तरतीब बताई थी। अब हमने इसकी समरी देखनी है इसी पॉइंट से। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रही है किसके साथ? 5 कार्बन वाले के साथ, तो यही लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद एन ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग यानी पहले से पाए जाने वाले 5 कार्बन मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? राइबोस बाइफॉस्फेट या आरयूबीपी। तो ये आरयूबीपी हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके साथ इधर हमने 3 भी लिखना था। तो ये हमारे पास क्या है? आरयूबीपी पहले से पाए जाने वाला 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल है जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 कार्बन मॉलिक्यूल राइबोस बाइफॉस्फेट टू फॉर्म, और क्या बना लेगा? 6 कार्बन वाले। अब वो वाला स्टेप इधर नहीं लिखा हो, वो मैंने आपको अभी जो सा रफ में बताया है, जो सा हमारे पास उधर मैंने बनाया था 6 कार्बन वाले, क्योंकि पहले 5 कार्बन थे, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है, तो अब कितने हो गए? 6 कार्बन वाले। और ये क्या आते हैं? अनस्टेबल और फौरी तौर पर टूट जाते हैं। तो ये कह रहे हैं टू फॉर्म अ 6 कार्बन इंटरमीडिएट, दरमियान में 6 कार्बन बनता है मॉलिक्यूल। दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो सा 6 मॉलिक्यूल है, ये क्या आता है? अनस्टेबल एंड स्प्लिट आउट, टूट जाता है इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे क्या नाम देंगे? 3PGA यानी 3 फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। अब ये जो सा हमारे पास है ये इसने एक के लिहाज से बताया, अभी हमने 3 है, इधर कितने हैं? 3। तो एक मॉलिक्यूल जो सा 6 वाला वो 3 के 2 पार्ट में टूट जाएगा, कितने में? 2 में। तो हमने इधर 3 बनाए हुए हैं, तो 3 के कितने टूट जाएंगे? हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक मॉलिक्यूल के अगर 2 हिस्से करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 बनेंगे। और 3 के अगर करें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, इसके हमने कितने तोड़ दिया, ये कितने हिस्से में डिवाइड हो गया? 2 में हो गया। अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हो, इसे हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो कितने हो जाएंगे? हमारे पास 6 हो जाएंगे। यानी अगर हमारे पास 3 चेन हो और तीनों को हम तोड़ दें दरमियान से, तो हमारे पास जो से आगे पार्टिकल बनेंगे वो 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। जैसे एक मार्कर है, मार्कर 1 को तोड़ूंगा 2, और ये कितने मार्कर है मेरे पास? 4 मार्कर है। तो मैं इसी में से 3 हम ले लेते हैं, 3 मार्कर हैं, तीनों मार्कर को अगर मैं कट करूं तो आगे जो से पार्ट बनेंगे वो हमारे पास 6 होंगे, एक इसका पार्ट, एक इसका, इसी तरह हमारे पास 6 पार्टिकल बनेंगे। तो इधर हमारे पास एक मॉलिक्यूल के लिहाज से लिखा, लेकिन जो सा अभी हमने बनाया वो इसी के लिहाज से, यानी 3 चेन, ये है 3 कार्बन डाइऑक्साइड आई, आगे ये एक मॉलिक्यूल बनता गया। नाउ दीज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब ये जो सा 3 मॉलिक्यूल है ये क्या आ जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब इधर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है? रिडक्शन। तो रिडक्शन की एक डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर से ये जो था हमारे पास है NADPH, इससे हाइड्रोजन ऐड हो रही है इन्हीं 3 जो था हमारे पास कार्बन वाले सेट बने थे, इन्हीं 3 कार्बन वाले सेट में ऐड हो रही है। तो यही लिखा हुआ है नाउ दीज 3 कार्बन मॉलिक्यूल आर रिड्यूस, यानी रिडक्शन हो रही है तो 3 शुगर मॉलिक्यूल, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? शुगर मॉलिक्यूल में बाय NADPH। किस में कन्वर्ट, किससे वो H ले रहा है? NADPH, और यूज करवा रहा है एनर्जी ATP से। तो यही हमारे पास ATP से एनर्जी यूज हो रही है, NADPH से ये H ले रहा है। पहले इसका नाम क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट नहीं है, एक फॉस्फेट है, लेकिन वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। अब उसके बाद इसका क्या नाम दे देंगे? जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी इसे हम नाम दे देंगे ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है। अब उसके बाद क्या रहेगा? दीज 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल आर यूज, ये 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल यूज होता है टू सिंथेसाइज। अब इन्हीं में से जो सा हमने सेट बनाए थे 6 बने थे, उनमें से एक जो सा यूज हो जाएगा किसके लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए, टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड आल्सो रीजनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन। बाकी जो से बचे वो 5 कार्बन वाले इसी में चले जाएंगे ओरिजिन मॉलिक्यूल बनाने के लिए।
टू रीजनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन मॉलिक्यूल टू नेक्स्ट कैल्विन साइकिल, ताकि नेक्स्ट कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है और इधर हमारे पास 3 कार्बन मिलते रहते हैं जिससे ग्लूकोज बनेगा। अभी तो 3 मिले, अब नेक्स्ट साइकिल में हमें 3 और मिलेंगे और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये जो सी इसने थ्योरी इधर लिखी हुई है ये उसने एक चेन के लिहाज से लिखी है, हमने इधर इसे मल्टीप्लाई 3 से करवाया हुआ है, इसीलिए ये जो सा डायग्राम है अक्सर स्टूडेंट इधर से कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर जो सा लिखा हुआ एक चेन के लिहाज से लिखा हुआ, यानी इधर हमारे पास ये 3 अगर खत्म कर दे तो एक चेन के लिहाज से उसने बताया हुआ। तो जो सा हमने ये डायग्राम बनाई है इसको मुकम्मल प्रॉपर बनाया 3 से, यानी 3 चेन इसकी होती है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगी, फिर हमारे पास 3 फॉस्फेट बनेगी चेन। तो ये हमारे पास कैल्विन साइकिल भी मोस्ट क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमारे पास 6 कार्बन वाली कितनी चेन हो, एक हो, मैं बना लेता हूँ इधर, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये क्या होगी 6, 1 2 3 4 5 6। ये एक चेन के बारे में बता रहे हैं कि एक चेन टूट के कितने में हो जाएगी, 2 3 वाली चेन में, यानी 2 सेट बन गए 3 कार्बन वाली चेन के। अगर हमारे पास ये 3 होती, दूसरी भी बना लेता, तो ये हमारे पास क्या होगी दूसरी। अब ये क्या होगी हमारे पास टूट गई, एक ये सेट बन गया हमारे पास, तो एक चेन हमारे पास ये बन गई, ये इधर से टूट गई। तो ये 3 चेन थी हमारे पास, तीनों टूट गई, तो कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। तो इसीलिए जो उनसे डायग्राम है वो आपको 3 चेन के लिहाज से बताई गई है, और जो उनसे थ्योरी लिखी है ये एक चेन के बिना पर लिखी गई है। तो इसीलिए आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, और ये जो सा डायग्राम है इसको वही ट्रिक से और उस ट्रिक जो सा आपको बताया रफ पर उसी से आपने बनाने की कोशिश करनी है। और लास्ट में जो सी बात है, ये जो सा हमारे पास कार्बन है ये दोबारा जब ओरिजिनल में कन्वर्ट होता है तो ये एटीपी यूज करता है और 3 यूज करेगा, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल, इधर 6 कर रहा है, इधर कितने कर रहा है 3। अब ये देखो हमारे पास एक साइकिल में कितने हमने ये बनाया, इसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, 3। तो हमारे पास जो असल इक्वेशन होती है उसमें क्या आता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर के मॉलिक्यूल, और हमारे पास क्या बन जाएगी आगे C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। अब इधर ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है, 6, अभी इधर कितनी यूज हुई है, 3, तो इधर मुकम्मल अभी ग्लूकोज नहीं बना। तो इसी तरह एक और साइकिल चलेगा उसमें भी 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगी, तो हमारे पास टोटल कितनी होगी 6, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड से हमारे पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज यानी 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। अगला टॉपिक पढ़ने लगे जिसका नाम क्या, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी वजह से जो सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस है इसके ऊपर क्या पड़े, इफेक्ट पड़े, यानी ये कम फैक्टर के कम होने से कम हो, ज्यादा होने से जो सा ज्यादा हो। जो सा हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर अगर कम होंगे तो फोटोसिंथेसिस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा होंगे तो तब भी इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को अब हमने देखना है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट का मतलब क्या है, इधर स्पीड है हमारे पास, इधर रेट का मतलब क्या है, स्पीड। जो सी फोटोसिंथेसिस की स्पीड है कैन बी अफेक्टेड, असर अंदाज होती है बाय द फ्लोइंग इन्वायरमेंट फैक्टर, उस इन्वायरमेंट फैक्टर से, उस इन्वायरमेंट फैक्टर को क्या नाम देंगे, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फैक्टर जिसकी वजह से, वो इन्वायरमेंट यानी माहौल के वो फैक्टर है जिसकी वजह से जो सी फोटोसिंथेसिस की स्पीड है उसके ऊपर असर हो, उसे क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी उसके कम होने से भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट हो और ज्यादा होने से भी उसके ऊपर क्या हो, इफेक्ट हो। वो अब हम देखते हैं। मोर लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत ज्यादा होगी। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट का जो सा दौरान है यानी दिन क्या हो गए, बड़े हो गए, यानी सूरज ज्यादा दे रहा है तो जो सा फोटोसिंथेसिस ये क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोटो पीरियड भी कहते हैं, फोटो मीन लाइट होता है हमारे पास, पीरियड मीन क्या आता है हमारे पास, लम्हा यानी टाइम, जो सा लाइट का टाइम वो ज्यादा हो गया। इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब देखो फैक्टर क्या हो रहे हैं, फैक्टर की वजह से फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये इसके कौन से लिमिटिंग फैक्टर। एक इंटेंसिटी हो गया हमारे पास, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। रॉ मटेरियल उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए यूज हो, तो हमारे पास ये रॉ मटेरियल के लिए भी क्या होता है, यूज होता है।
मोर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी मिकदार ज्यादा कर दें तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की स्पीड क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बट ओनली अप टू स्पेसिफिक पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट तक आपने उसे इंक्रीज करना है, ये नहीं कि ज्यादा ही करते रहो, एक पॉइंट फिक्स है उस तक आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हमसे ये भी पता चला एक लाइट इंटेंसिटी होगी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दो इसके लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तीसरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चौथा क्या हमारे पास, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है इज हाईएस्ट, तेज हो जाती है एट 25 सेल्सियस टेम्परेचर, एंड कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये इसका कौन सा टेम्परेचर है, ऑप्टिमम यानी नॉर्मल टेम्परेचर किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो इसका मतलब टेम्परेचर भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर बिलो और अबाउट, टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर से, यानी 25 से कम हो जाए या ज्यादा, तो ये इफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी की वजह से ये क्या करता है, इफेक्ट करता है किसके ऊपर, इसके रिएक्शन के ऊपर। अगर कोई ऐसा फैक्टर जिसके कम या ज्यादा होने से रिएक्शन पर इफेक्ट ना हो, वो लिमिटिंग फैक्टर में नहीं आएगा, वो आएंगे जिसके कम या ज्यादा होने से जो सा रिएक्शन है इसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट हो, उसे क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग फैक्टर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।